आज हम व्हाइट पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज आप इस सिस्टम में आ चुके हैं, आज आप सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि व्हाइट पेपर क्या होता है, ठीक है? व्हाइट पेपर क्या बताता है, व्हाइट पेपर किस सिस्टम के बारे में क्या बताता है। तो बताना चाहूंगा कि अगर आप कभी इंजीनियर बेस्ड कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो वो सारी चीजें एक बार पहले मैपिंग की जाती है, और जिस जिस टाइप की मैपिंग की जाती है कि यहाँ पे पिलर होगा, यहाँ पर क्लेम बनेगा, है ना, यहाँ पर फाउंडेशन होगी, यहाँ पे सीढ़ी बना रहेगा, तो जैसा जैसा चीज वहां पे लिखा रहता है उसी तरीके से जो कंस्ट्रक्टर होता है वो उसको डिप्लॉय करते जाता है और एट लास्ट एक बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाती है। इज इट क्लियर? क्या ऐसा ही होता है? जी हाँ। सो व्हाइट पेपर वैसा ही होता है दोस्तों। उस व्हाइट पेपर में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी होती है। उस व्हाइट पेपर में उसका पूरा रोड मैप होता है कि किस तरीके से आने वाले समय में ये काम करेगा और किस किस तरीके से ये मिल करके बना हुआ है, किस किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, ठीक है? ये सारी चीजें। और एक बात और बोलना चाहूंगा दोस्तों, अभी आप किसी भी टाइप का यहाँ पर मैसेज ना करिए, सेशन को पूरी तरीके से एंड होने दीजिए। सेशन के लास्ट में मैं सभी को यहाँ पर चैट करने का ऑप्शन दूंगा, देन आप अपने क्वेश्चन को पूछेंगे। सो डेफिनेटली दोस्तों हम इन सारी चीजों को करेंगे। हाँ, बीच में अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप जरूर चैट सेक्शन में उसका आंसर देंगे, क्योंकि जब तक आप आंसर नहीं देंगे तब तक ये पता नहीं चल पाएगा कि आप करेक्टेड है कि नहीं, या फिर आप सीख रहे हैं कि नहीं। सो मैं चाहूंगा 1 मिनट आप वेट करिए। ओके, थैंक यू फॉर वेटिंग। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर आ रही है तो एक बार आप थंब का साइन भेजेंगे, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। विवेक कुमार जी का क्वेश्चन था कि सर टैक्स स्कैनर पे रेट डिफरेंट दिख रहा है, वॉलेट में डिफरेंट। तो जो रियल होता है वो वॉलेट में ही होता है, और वॉलेट में देखने के कुछ मिनट या कुछ समय के बाद हमारा अलग अलग टूल्स पे रिप्रेजेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं से डेटा लेकर कहीं पर शो कर जाता है। इसे डेटा फैचिंग एपीआई बोलते हैं, ठीक है? जहाँ पर किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को लेकर कहाँ पर शो करता है, इसे डेटा फैचिंग बोलते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा कुछ फ्रैक्शन में आपको रेट में डिफरेंस दिखेगा। चलिए दोस्तों, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ और आपके साथ मिल करके आज हम इसके व्हाइट पेपर की तरफ चलते हैं। व्हाइट पेपर क्या होता है? व्हाइट पेपर रोड मैप होता है, किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, किस तरीके से पूरा सिस्टम बना हुआ है, इसके बारे में हमें कुछ चीजें सुनने और समझने सीखने का मौका मिलता है। सो आप चाहें तो अपने पेन पेपर ले लीजिए, क्योंकि आपको लगेगा पेन पेपर आपको लिखना पड़ेगा। चलिए हम चलते हैं। तो आज का सेशन है व्हाइट पेपर के बारे में, जैसे कि मैंने कल इवनिंग में ही बता दिया था। तो दोस्तों मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ, देन हम डिस्कस करेंगे इस पूरे सिस्टम के व्हाइट पेपर के बारे में। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ओरिजिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर आप इसके टोकन को परचेस करते हैं तो इसका टोकन में ग्रोथ होता है, और उस ग्रोथ को आप एनी टाइम सेल करके अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर मैं मंथली वाइज बताऊं तो आपको मंथली का जो टोकन प्रॉफिट है वो 18 to 20% तक मिलता है, और आप फ्रीडम है आपको कि एनी टाइम उसे आप सेल करके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं।
ठीक है, आज ये इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट बन चुका है कि हर कोई छोटी मोटी पॉन्जी स्कीम्स या फिर बोल सकते हैं कि छोटी मोटी इधर उधर की कंपनियां आज ओरिजिन का एग्जाम्पल देती हैं कि ये सिस्टम ओरिजिन जैसा है। क्यों दोस्तों, आखिर उसका एग्जाम्पल देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि दोस्तों ओरिजिन ही ओरिजिनल है। ठीक है, अब चलिए हम जितने हमारे नए पार्टिसिपेंट हैं वो एक बार ध्यान से सुनेंगे। ये कुछ चीजें हो सकता है 1% ना समझ में आए, बट आपको 99% समझ में ही आएगा। व्हाइट पेपर क्या होता है? व्हाइट पेपर उसका रोड मैप होता है, किस तरीके से वो बना और आने वाले समय में किस तरीके से वो काम करने वाला है। ठीक है, तो वेलकम टू द ओरिजिन व्हाइट पेपर। हम दोस्तों ओरिजिन की व्हाइट पेपर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम कंपेयर करना चाहेंगे और एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि क्या आपने बिटकॉइन का व्हाइट पेपर देखा है? और अगर देखा है तो आप एक बार कमेंट में बताइए कि बिटकॉइन का व्हाइट पेपर कितने पेज का है। मैं यहाँ पर कमेंट में चाहूंगा आंसर कि बिटकॉइन का व्हाइट पेपर दोस्तों कितने पेज का है। लाल ड्रेस पहन के बुलाया है स्कूल में, लाल ड्रेस। चलिए, हमारे साथ कुंजाम जी है जिन्होंने कहा है ठीक है 9 पेज का। बीडी कुंजाम जी थैंक यू। रुस्तम जी आपने जबरदस्त बताया। अजीत जी, संतोष जी आपका गलत है, 4 पेज नहीं है। राम अवतार जी 9 पेज है। ठीक है, तो 9 पेज का, 7 पेज का नहीं है। अनिल पटेल जी 9 पेज का है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिटकॉइन का जो व्हाइट पेपर है वो है कितने पेज का? वो है 9 पेज का। चलिए आगे बात करते हैं कि बिटकॉइन व्हाइट पेपर कब आया। तो दोस्तों मैं थोड़ी सी कंपेयर करके चीजें बताना चाहूँ, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो लॉन्ग प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है और वो बहुत सारी सिमिलैरिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। उन्हीं सिमिलैरिटी को आज हम यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। बिटकॉइन कब आया तो आप देखेंगे 31 अक्टूबर 2008 को पहली बार बिटकॉइन का व्हाइट पेपर आया। दोस्तों कहाँ पर आया? एक मेल सिस्टम था जहाँ पर लोग मेल करते थे, वहां पर पहली बार इसके बारे में कुछ 9 पेज का डिटेल्स आया। ठीक है, वहां पर एक क्रिप्टोग्राफिक मेलिंग सिस्टम था जहाँ पर लोग एक्सपर्ट लोग अपना कुछ रिसर्च करते थे तो वहां पर मेल करते थे, तो वो चीजें वहां पर पहली बार उनके पास आई। तो हम देखें दोस्तों किस नाम से आया था, तो आपको नाम भी दिख जाएगा किस नाम से आया था। तो वहां पर एक नाम था सतोशी नाकामोटो। दोस्तों ये कोई नाम था या असली नाम था, इंसान था या ग्रुप था, किसी को कुछ नहीं पता। बस इस नाम से एक मैसेज आया था जहां पर 9 पेज का एक पीडीएफ पड़ा हुआ था और उस पीडीएफ का जो टॉपिक था वो था क्या? वो था बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। ठीक है, तो 9 पेज का जो था उसका हेडिंग क्या था? बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम की एक ऐसा सिस्टम जो कि इलेक्ट्रॉनिक कैश है और वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि कौन से वेबसाइट पे फर्स्टली ये लॉन्च हुआ था, कौन से वेबसाइट पे ये आया। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो उस समय एक क्रिप्टो मेलिंग सिस्टम चल रहा था जहां पर लोग अपने रिसर्च को उस पर पब्लिश करते थे, तो वो था उस कौन से नाम से था? वो था दोस्तों mesdot.com। ठीक है, mesdot.com पर ये पहली बार इसका पीडीएफ सतोशी नाकामोटो के नाम से पब्लिश हुआ। और अगर बात करें दोस्तों डेट क्या था तो 31 अक्टूबर 2008, 31 अक्टूबर 2008 सतोशी नाकामोटो नाम से आया था बिटकॉइन का पहला व्हाइट पेपर। वही दोस्तों वही मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि मेसडॉट के बाद अब हमें कभी भी इस पीडीएफ को निकालना होता है तो हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे इस वेबसाइट पर bitcoin.org या bitcoin.com। ठीक है, वहां पर ये हमें पीडीएफ मिल जाता है और उसके साथ एक मैसेज था दोस्तों कि आई हैव बीन वर्किंग ऑन अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। वहां पर सतोशी नाकामोटो के थ्रू पीडीएफ देने के बाद एक और मैसेज लिखा हुआ था, वो लिखा था कि हैव बीन वर्क अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, कि हम एक ऐसी नए इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं करके। तो लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि वहां पर पहले किसी ने इलेक्ट्रॉनिक कैश का नाम नहीं सुना था, लेकिन वो जो दौर था 2008 का उसमें कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आया था वर्ल्ड में, है ना, वैश्विक आर्थिक मंदी चल रही थी विश्व भर में और लोगों का जो विश्वास था वो बैंकों से टूट रहा था। और उसी के बीच
इन्होंने जब व्हाइट पेपर रिलीज किया, लोगों ने पढ़ा तो लोग थोड़ा सा एक्साइटेड हुए कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कैशलेस कैश लेन देन कर सकते हैं। चलिए, तो उस समय क्या था दोस्तों, लोगों का बैंक से भरोसा टूट रहा था और उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम लाया जिससे बैंक ना हो, ऐसा सिस्टम जिसमें बैंक ही ना हो, वो किसी टाइप के कंट्रोल में ना हो दोस्तों, वो सीधा आपसे लेन देन कर सके बिना किसी थर्ड पार्टी के। लेकिन अगर आप अभी अपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को लेते हैं तो वो कई सारे नोड से होकर गुजरता है, ठीक है। बट यहाँ क्या था, सीधा लेन देन था, ये चीजें लिखी थी वहां पर। एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं बस आपको इस सिस्टम के बारे में एजुकेट कर रहा हूँ। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि बिटकॉइन आने के बाद क्या बदलाव आया। दोस्तों बिटकॉइन आने के बाद दुनिया पहली बार डिसेंट्रलाइज डिजिटल मनी को देखा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आया मार्केट में और उसी समय वेब3 क्रिप्टो का जन्म हुआ। ये कब की बात मैं बता रहा हूँ, ये 2008 की बातें हैं। और कौन सा डेट था, कौन सा डेट था, एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कौन सा डेट 2008 में कौन से डेट को इसका व्हाइट पेपर रिलीज हुआ। मैं चाहूंगा थोड़ी एक्टिविटी हो। 31st व्हाट, 31st अक्टूबर एग्जैक्टली। चलिए 31st अक्टूबर को ये आया। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो कितने पेज का था, 9 पेज का था। उसका जो 5वां पेज था दोस्तों, उस 5वें पेज का ये क्लिप है, ठीक है। उस 5वें पेज में यहाँ पर कुछ एल्गोरिथम लिखा हुआ था, आप देखेंगे उसके 5वें पेज में कुछ यहाँ पर एल्गोरिथम डाला गया था। एल्गोरिथम क्या होता है, एक ऐसा मैथमेटिकल टूल होता है जिसके थ्रू उसको ऑटोमेशन पे बनाया जा सकता है बिना किसी थर्ड पार्टी या बिना किसी मीडिएटर के, वो ऑटोमेटिकली रन करता है, ठीक है। ऐसा इसमें एल्गोरिथम डाला जाता है। मैथमेटिकल डालना इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि अगर ह्यूमन के द्वारा कंट्रोल किया जाता तो इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन के बाद कभी न कभी ह्यूमन कैलकुलेटर फेल हो जाता है। बट अगर वो मैथमेटिकली एल्गोरिथम बेस्ड होती है तो वो चीजें लॉन्ग टर्म चलती है। तो इस बिटकॉइन में केवल और केवल ये पेज, उनके 5वें पेज में ये आपको दिखता है कि इतनी छोटी सी एप्सिलॉन वगैरह का एल्गोरिथम डाला गया है। और वहीं हम दोस्तों ओरिजिन की तरफ चलते हैं और उसके व्हाइट पेपर में देखते हैं क्या एल्गोरिथम डाला गया है। जी हाँ, अनुबिस के कॉन्सेप्ट के साथ भी एल्गोरिथम है। अब देखिए सेम टू सेम मिलता जुलता कुछ एल्गोरिथम यहाँ पर है जिसको फुल्ली डिसेंट्रलाइज बनाता है। क्या केवल इतना ही हमारे पास, क्या केवल इतना ही हमारे पास आज एल्गोरिथम है इस ओरिजिन के सिस्टम में। मैं तो देखकर हैरान हो जाता हूँ दोस्तों कि एक सिंपल सा, एक मतलब बोलते पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के लिए केवल एक पेज का एल्गोरिथम डाला गया है। वही मैं जब ओरिजिन को देखता हूँ, ये तो उसका पहला पेज था, मैं थोड़ा और स्क्रॉल करता हूँ तो इतने सारे एल्गोरिथम उसमें डाले गए दोस्तों, आप देख कर हैरान हो जाएंगे। मैं आपको साइड बता देता हूँ, आप जाकर वहां चेक कर सकते हैं तो देखेंगे इतने सारे एल्गोरिथम डाले गए हैं जहां पर उसका स्टेकिंग का मैकेनिज्म है, टरबाइन का मैकेनिज्म है, ठीक है, तो वेब रिवॉर्ड का मैकेनिज्म है, आपको डाउ का मैकेनिज्म दिख जाएगा, ठीक है, आपको यहाँ से अनुबिस का आपको दिख जाएगा। तो इतने सारे एल्गोरिथम डाले गए दोस्तों, इसके हैश के साथ में डाला गया है, ठीक है, कौन सा हैश किसके साथ कब अटैच होकर के काम करेगा, ये सारा चीज एल्गोरिथम बेस्ड है। तो ये चीजें जब मैंने देखा कि ओरिजिन में केवल एक और हाफ पेज का एल्गोरिथम से इतना बड़ा सिस्टम खड़ा हो गया और यहाँ पर तो कम से कम 11 पेज का, मतलब 50 प्लस पेज का इसका व्हाइट पेपर है, इसमें से 11 पेज का केवल और केवल एल्गोरिथम है। तो ये चीजें देखने के बाद एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि जी हाँ, जिस हम सिस्टम में है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और वो एक लॉन्ग टर्म मैप को लेकर के या लॉन्ग टर्म विजन को लेकर के आज हमारे सिस्टम, आज हमारे साथ ही चल रहा है। आगे बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर क्या ये आज डिसाइड किया सतोशी नाकामोटो ने कि रात में डिसाइड किया कि मुझे बिटकॉइन रिलीज करना है और सुबह उसने सारा चीजें बनाया और डिप्लॉय कर दिया, नहीं, उसके पीछे का कई सालों की स्टडी है। उन सारी चीजों को उसने अपने लास्ट पेज में एक्सप्लेन किया है। आप देखेंगे तो ये उसका लास्ट पेज है। इसका लास्ट पेज है सतोशी नाकामोटो का, जिसमें उसने 98 का कुछ जिक्र किया है, 99 का किया है, 1991 का किया है, ठीक है, 1993 का किया है, 97 का किया है, 2000 का किया है और यहाँ पर 2098 के 1989 का और लास्ट में यहाँ पर 1957 का किया है। दोस्तों ये क्या है, ये है BTC का व्हाइट पेपर और व्हाइट पेपर का
लास्ट पेज कितने पेज का है? 9 पेज का है और उस 9 पेजेस में ये लास्ट पेज है। इसने बताया, रेफरेंस दिया कि मैं कहाँ-कहाँ से छोटी-छोटी टेक्नोलॉजी को उठा करके फिर एक साथ करके मैंने बिटकॉइन रिलीज किया। अलग-अलग जनरेशन से, अलग-अलग ईयर से उसने छोटे-छोटे नॉलेज को इकट्ठा किया और देन उसके बाद उसने बिटकॉइन में डाल दिया। चलिए हम कंपेयर करते हैं, क्या ऐसा ही सिस्टम कुछ हमारे ओरिजिन के साथ भी है। बट हम उसके पहले हम देखेंगे कि इस पेज में लिखा क्या गया है, उसको हम आसान भाषा में समझेंगे। चलिए, तो हमने यहाँ पर उसको आसान कर दिया है और यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि जब सतोशी नाकामोटो ने देखा कि 1989 में कि पहली बार किसी ने डिजिटल पैसे का आइडिया दिया था 1998 में, लेकिन बिटकॉइन कब रिलीज हुआ? 2008 में। ये 2008 के पहले की बात है। लोगों ने ये आइडिया लगा लिया था, अपनी कुछ थीसिस दे दी थी कि बिना बैंक के भी पैसे भेजे जा सकते हैं, लेन देन किया जा सकता है, जैसे बार्टर सिस्टम में होता था। तो ये आइडिया उनको वहां से आया। इसके साथ साथ सिक्योर टाइम स्टैंपिंग का आइडिया कहाँ से आया? 1999 में। डिजिटल चीजों पर दोस्तों यहाँ पर समय की मुहर लगने लगी ताकि उसे बदला ना जा सके। इसकी टाइम स्टैंपिंग की मुहर लगने लगी ताकि उसे बदला ना जा सके। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों मैं बात करूंगा 1991 में क्या हुआ। 1991 में इसका केवल आइडिया आया हुआ था, एक डिजिटल फाइल क्रिएट हुई थी जो ब्लॉकचेन की न्यू पढ़ने वाली थी वहां पर। और वहीं 1993 के बाद कुछ 2 सालों के बाद में टाइम स्टैम्प ने तेजी से काम करना स्टार्ट किया और ये सिस्टम का हिस्सा बन गया, जो सिस्टम को भरोसेमंद, तेज बनाता है। इसके साथ साथ उस टाइम पर आपकी एंट्री की मुहर लगाता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने ओरिजिन में कभी इस टाइम स्टैम्प को देखा है? कितने पर्सन है जिन्होंने इस टाइम स्टैम्प को देखा है? ओरिजिन में किसी ने टाइम स्टैम्प को देखा है? मैं कमेंट में पूछना चाहूंगा कि आपने टाइम स्टैम्प को देखा है ओरिजिन में? यस और नो? नो। सौरभ जी ने बोला देखा है। सोनू निगम जी, सत्यप्रकाश जी, ओके नहीं। चलिए, नहीं, आपने नहीं देखा, एग्जैक्ट नहीं देखा तो आप बोलिए नहीं देखा है। चलिए, मैं आज आपको दिखाऊंगा कि टाइम स्टैम्प हमारे इस कॉन्सेप्ट के साथ में कहाँ पर है, ओरिजिन के सिस्टम में कहाँ पर है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ और दोस्तों ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर वॉलेट में जाता हूँ एंड देन वॉलेट में जाने के बाद हम डिस्कवर में जाते हैं। डिस्कवर में जाकर दोस्तों हम यहाँ पर अपने जो भी origin.fi.io उसको लॉग इन करते हैं। वेट अ मिनट। तो चलिए, क्या किसी को दिखा टाइम स्टैम्प? ये देखिए, ये रहा टाइम स्टैम्प। आपको इस ओरिजिन के कॉन्सेप्ट में रियल टाइम एंट्री की मोहर लगाता है कि आप इस समय पर आज अपने वेबसाइट में लॉगिन किए हैं। होता है ना कि आप जितना फोन यूज करते हैं, इस ऐप को कितना ज्यादा आपने इस्तेमाल किया, ये सारी हिस्ट्री अब दिख जाएगी। अगर आप फोन को अपने पास में रखे हैं लेकिन आप आपने दिन में कितना फोन चलाया, ये सारी हिस्ट्री आपको वहां दिख जाती है कि इतना आपका स्क्रीनिंग टाइम था इस एप्लीकेशंस पे। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर टाइम स्टैम्प होता है और टाइम स्टैम्प यहाँ पर बता ही देता है कि आपकी एंट्री इस सिस्टम में हो चुकी है। ठीक है, आर यू एक्साइटेड? दोस्तों यहाँ पर कोई छोटा प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कोई 2-4 दिनों के प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं चल रही है। यहाँ पर एक ऐसी बात चल रही है जिसकी न्यू कई सालों पहले रख दी गई थी, अब जा करके उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। ठीक है, तो जब कभी भी आप अपनी इनवाइट में डाउ में साइन अप करेंगे तो आपकी जो सिग्नेचर होती है वो टाइम स्टैम्प के साथ मुहर लग करके उस सिस्टम का हिस्सा बनती है। तो कितने लोग को यहाँ समझ में आ गया कि टाइम स्टैम्प हमारे सिस्टम के साथ है? अगर आ गया तो आप यस लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। ग्रेट, यस। सत्यप्रकाश जी, ओके। अविनाश जी, यस। सोनू निगम जी, ओके। गोल्डी, रोहित सर, रॉकी जी, यस।
ओके, चलिए मैं सभी के चैट ऑन कर दिया और सभी के चैट को लाइव कर दिया हूँ। जी, आप देखिए सीखते हैं तो अच्छा लगता है कि आपने देखा कि रियल टाइम स्टैम्प कैसे काम करता है। अब आपका ये होमवर्क है कि आप यूट्यूब में सर्च करेंगे कि टाइम स्टैम्प होता क्या है। दोस्तों ऐसे ही नॉलेज को बढ़ाया जाता है। टाइम स्टैम्प की हिस्ट्री क्या है, टाइम स्टैम्प कैसे ब्लॉकचेन पर काम करता है, तो ये आज आप जरूर चेक करेंगे। हर एक पार्टिसिपेंट चेक करेगा कि टाइम स्टैम्प एक्चुअली काम कैसे करता है। ठीक है, चलिए तो ये था टाइम स्टैम्प। हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों टाइम स्टैम्प का कॉन्सेप्ट कब आया? ये 1993 में आया। और वहीं हम आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 1997 में सिक्योर नेम फॉर बिट स्ट्रिंग है। बिट्स क्या होता है? बिट्स होता है जो हमारे वर्ड्स में लिखा, जैसे हमारा एड्रेस होता है ना, वो 48 डिजिट का होता है, वही ट्रांजेक्शन एंड 64 का होता है। वहीं दोस्तों जो हम गैलब्रिज से अपने किसी भी स्टेबल करेंसी को स्टेबल कॉइन में, स्टेबल कॉइन को स्टेबल कॉइन में, BB20 को यूएसडीटी पॉलीगन में चेंज करते हैं, तो ये सारी चीज को जो बिट्स बनते हैं वो 256 बिट्स का होता है। तो इसकी इसे क्या होगा, इससे एक डेटा को यूनिक पहचान मिल गई। ठीक है, जैसे हम आज क्या बोलते हैं, आज हम हैश बोलते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि जब आपका एड्रेस रिवॉर्ड पूल में जाता है तो उसका हैशिंग एल्गोरिथम आपके हैश को जब पकड़ता है तो आप लकी होते हैं और आपको वहां पर रिवॉर्ड मिलता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हैश की शुरुआत कब हो गई थी? 1997 में। लोगों को लगेगा कि नहीं अरे अभी तो हैश आया, अभी तो मैंने 10 दिन पहले सुना था। तो 10 दिन पहले सुना था आपने, बट वो आया कब? 1997 में आ चुका। जब ये आया, पहचान में आई, तो दोस्तों 2002 में इस हैश का सिस्टम में एंट्री हो गया और इससे ये चीज होने लगा कि इससे माइनिंग होना पॉसिबल हो गया। इससे प्रूफ ऑफ वर्क पर किसी कॉइन को रन करने की अथॉरिटी मिल गई, क्योंकि दोस्तों हर एक हैश का एक नॉन्स होता है और जो नॉन्स होता है उसे यूनिक बनाता है उस ब्लॉक को, और एक ब्लॉक में पुराना हैश और उसके प्रीवियस हैश और उसका खुद का हैश होता है। ठीक है, हर हैश में उसका प्रीवियस हैश और उसका खुद का हैश होता है, प्रीवियस हैश और खुद का हैश होता है। अब आप एग्जांपल समझिए, अगर आपके पास एक रजिस्टर्ड है जिसमें आधे रजिस्टर्ड में आपके पुराने कॉपी का डिटेल है और आधे में नए का है, फिर जब आप नया रजिस्टर बनाएंगे तो उसमें आधे पुराने का रहेगा, आधे नए का रहेगा। तो उससे होगा क्या, उससे आपका कभी भी रजिस्टर्ड आपका खो गया तो आपका डेटा लॉस, अगर एक रजिस्टर्ड खो गया तो आपका डेटा लॉस नहीं जाएगा, आपके दूसरे ब्लॉक्स में वो डेटा ऑटोमेटिकली आप रिकवर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, ये सारी चीजों को हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि हैशिंग एल्गोरिथम हैश कैसे काम करता है। ठीक है, सो चलिए हमने यहाँ पर देखा कि हैश की शुरुआत कब हो चुकी थी, 2002 में फुली इम्प्लीमेंट हो चुका था। और फिर दोस्तों फिर ब्लॉक बनने स्टार्ट हुए, है ना, इसे बोलते हैं मार्कल्स ट्री, जो 1998 में कॉन्सेप्ट आ चुका था। मार्कल्स ट्री जहाँ पर एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से जब जुड़ता है तो वहां पर ब्लॉकचेन बनता है और बोल सकते हैं कि डेटा का एक पेड़ बन जाता है। अगर किसी छोटे से नए पेड़ की एक टहनिया भी आप तोड़ोगे दोस्तों तो वो माली जो है पहचान लेता है कि आपके घर में लगा हुआ है, किसी ने एक टहनिया तोड़ा तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर अगर एक ब्लॉक भी टूटा तो यहाँ पर आइडेंटिफाई तुरंत पकड़ लिया जाता है। वेट अ मिनट, चलिए अपने यहाँ पर स्क्रीन को शेयर करते हैं और कुछ आगे मूव ऑन करते हैं। तो दोस्तों जिस एल्गोरिथम की मैं बात कर रहा था कि इसको ऑटोमेशन पे बनाने के लिए इतने सारी एल्गोरिथम डाली गई है, क्या ये मैथमेटिकल चीजें सोचा गया और डिप्लॉय कर दिया गया? नहीं, इसका जो शुरुआत था वो 1957 में हो गया था, जिसे ठीक है प्रोबेबिलिटी थ्योरी से, जहां पर किसी भी डिजिटल कॉन्सेप्ट में आप गणित के या फिर बोल सकते मैथमेटिकल एल्गोरिथम डाल सकते हैं, जिससे पूरी तरीके से सिस्टम होता है वो सिक्योर हो जाता है और बैलेंसिंग फॉर्म में चलता है। अगर किसी ओनर के हाथ में होता दोस्तों तो इतने बड़े अमाउंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रॉफिट देना
अगर कोई किसी के नीचे $100 की स्टैकिंग है तो उसको उसके प्रॉफिट का प्रॉफिट देना है, तो वो चीजें ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों एल्गोरिथम डाला गया है, जिससे पूरी तरीके से सिक्योर, सुरक्षित और बैलेंस, संतुलित बनता है ये सिस्टम। ठीक है, इस तरीके से बिटकॉइन है। सो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जिस चीजों के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, वो आज सोचा गया या 2 साल पहले सोचा गया और डिप्लॉय कर दिया, ऐसा नहीं है। उसकी सिस्टम, उसकी न्यू जो है वो काफी ज्यादा पुरानी है। चलिए आज हम बात करेंगे कि इस चीज को कौन जानता है, इसे कौन कौन जानता है। अनुबीज। दोस्तों अनुबीज क्या है, अनुबीज कैसे काम करेगा, और अनुबीज अभी आया है कि नहीं आया है, और इसकी सप्लाई कितनी है, 21 मिलियन। ठीक है, 2 करोड़ 10 लाख। ठीक है, 2 करोड़ 10 लाख इसकी टोटल सप्लाई है। अभी ये आ चुका है या कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये कब लॉन्च होने वाला है। कितने लोगों ने अनुबीज का नाम सुना है, जितने लोगों ने सुना है वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे अनुबीज। अगर आपने सुना है तो आप लिखेंगे अनुबीज, और ये लॉन्च हुआ है कि नहीं। मैं चाहूंगा थोड़ा सा पूछना। सीपी साहू जी, ओके। अनुबीज, अनुबीज नाम सुना है जी, राजेश जी ने सुना है, दिलीप जी ने सुना है नाम, ओके। बंदले जी ने सुना है, रोहित दास जी ने सुना है, ओके ओके। लॉन्च हो गया है, कौन है, विकास कुमार जी। ओके, डॉक्टर किरण राज सिंधे जी, ओके। अनुबीज, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अनुबीज का नाम सुना है, 25 मैसेज आ रहे हैं, सुना है, लेकिन अभी लॉन्च हुआ है कि नहीं, आप बताइए कमेंट में। नो 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 नो। दोस्तों आप देखिए कनेक्टिविटी मेंटेन करते हैं तो अच्छा लगता है चीजें बताने में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, आपने बताया कि यहाँ पर अभी लॉन्च नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं लॉन्च हुआ है, आपने तो देख लिया लॉन्च क्यों नहीं हुआ है। उसी तरीके से दोस्तों कि बिटकॉइन की जो स्टडी थी, जो उसके इंटरनल चीजें थी, वो 2008 के पहले आ चुकी थी, फिर उसके बिहाफ में उसकी टेक्नोलॉजी को लेकर के एक कलेक्टिव फॉर्म में बिटकॉइन को रिलीज किया गया। सेम उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर मैं बताऊंगा अनुबीज यहाँ पर अभी 2020 के पहले क्यों नहीं आया, 2020 के पहले क्यों नहीं लॉन्च हुआ। मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ पर डीडीएस सिस्टम के बारे में, डीडीएस सिस्टम के बारे में, CMTA 20 के बारे में, दोस्तों BB+18 के बारे में। ठीक है, इन तीनों चीजों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये दोस्तों 2020 के पहले आया ही नहीं था, ये 2020 में रिलीज हुआ और ये 2018 में रिलीज हुआ। ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये आपके ट्रांजैक्शंस को फुल्ली प्राइवेट बनाती है और ट्रांसपेरेंट करती है आपके लिए, ये पब्लिक चैन पे नहीं देगी। और मैं बात करूंगा ये आपके ट्रांजैक्शन को सेफ एंड सिक्योर एंड फुल्ली प्राइवेट बनाती है, किसी भी टाइप से कोई भी आपके अमाउंट्स को देख नहीं सकता। तो इसकी जो शुरुआत हुई ये 2000 के पहले नहीं हुई, सॉरी 2000 के आसपास हुई, तो 2020 के पहले कैसे टोकन रिलीज करते थे, अनुबीज कॉइन रिलीज करते थे, क्योंकि CMTA जो टेक्नोलॉजी है ये 2020 में आया, जो इसको बुलेट प्रूफ बनाता है और इसके साथ साथ इसके सारे चीजों को इनक्रिप्टेड बनाता है। और वहीं मैं बात करूं कि BB+18 ये भी क्या है, ये भी एक क्रिप्टोग्राफी की एक बात करें एक प्रोसेसिंग है, जो हमारे इस अनुबीज सिस्टम के साथ, अनुबीज कॉइन के साथ लगा हुआ है, जो इसको पूरी तरीके से क्या बनाती है, प्राइवेट एंड सिक्योर बनाती है। चलिए हम तीनों को देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास चीजें हैं और हम इनको एक एक चीजों को समझते हैं कि ये क्या चीजें हैं। तो जैसे हमने दिखाया कि 1958 में, 1999 में और 1998 में कुछ चीजें आई, देन सातोशी नाकामोटो ने उसे कलेक्ट किया और उसको बिटकॉइन में इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। उसी तरीके से दोस्तों DDD है, DDD का मतलब होता है डिसिजनल डेफी हेलमॉट। ये करता क्या है दोस्तों, अगर हम समझना चाहे ये आया कब तक, इसका कॉन्सेप्ट आ चुका था 1996 में आ चुका था, और 3 साल के बाद 4 साल के बाद 1980 से ये धीरे धीरे अपने इम्प्लीमेंट करता गया। लेकिन मैं बताना चाहूंगा दोस्तों ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक ही बार में लॉन्च नहीं होता, जब ये सिस्टम के साथ आता है तो पार्ट में करके ये धीरे धीरे करके आपके सिस्टम का हिस्सा बनते जाता है। ठीक है, आपके सिस्टम का हिस्सा बनते जाता है। जैसे आपने
कंस्ट्रक्शन के लिए ईंट मंगा लिया, सीमेंट मंगा लिया, लेकिन वो अचानक से आपके बिल्डिंग पे आकर नहीं बैठ जाता। वो एक-एक ईंट करके आपके सिस्टम का हिस्सा बनते रहता है। उसी तरीके से तो आपने प्रपोजल देखा, प्रपोजल नंबर 0011, प्रपोजल नंबर 10, प्रपोजल नंबर 9, ये जैसे-जैसे समय बीत रहा है वैसा-वैसा करके इस सिस्टम का हिस्सा बन रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ है क्या? डीडीडी, डिसिजनल डेफी हैमर, है ना? डिसिजनल डेफी हेलमेंट्स। ये चीजें हैं दोस्तों जो धीरे धीरे करके लॉन्च होती है और धीरे धीरे करके हमारे सिस्टम का हिस्सा बनने लगती हैं। आगे CMTA-20 क्या है दोस्तों? CMTA-20 क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि CMTA-20 क्या है। तो पहले मैं बताना चाहूंगा कि CMTA-20 जो है, इसका फुल नाम अगर हम देखें तो दोस्तों कैमिनिस टेलर ट्रेजर है यहाँ पर, सॉरी कैमिनिस मेलर टेजारो, कैमिनिस मेलर टेजारो और एंड उनके कलीग्स थे। ये दोस्तों कब लॉन्च हुआ? ये 2020 में आया और ये 2020 में लॉन्च हुआ। ये क्या था दोस्तों? ये उनकी टीम के थ्रू एक क्रिप्टो रिसर्च था जहां पर ट्रांजैक्शन को सेफ, प्राइवेट एंड सिक्योर बनाया जाता है। ये आज अनुबिस के साथ ये सिस्टम, ये कॉन्सेप्ट आ चुका है। और दोस्तों BB+18 क्या था? मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि BB+18 क्या है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि BB+18 क्या है। ये चीजें यहाँ पर मैं इसके व्हाइट पेपर में दिखा रहा हूँ कि BB+18 क्या है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट है BB+18, जिसे यहाँ पर बुंज बॉटल बने ने इस कॉन्सेप्ट को 2018 में डिस्कवर किया था। और प्लस का साइन का मतलब क्या है कि इन तीनों साइंटिस्ट के अलावा यहाँ पर एक और थे, उनके साथी लोग, जो यहाँ पर प्लस के साइन के साथ उन्हें इंडिकेट किया जाता है। ये लॉन्च कब हुआ दोस्तों? ये 2018 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। ये 2018 में पब्लिश हुई थी और इसका मेन पर्पस क्या है कि आपके ट्रांजेक्शन को प्राइवेसी प्रोवाइड करना और काफी हद तक चीजों को सपोर्ट करना। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो इसके बगैर अनुवीज नहीं आ सकता था। इतनी सेफ एंड सिक्योर तरीके से इन सारी चीजें एग्जीक्यूट हो रही है। वहीं मैं बात करूंगा जो इसका गेल ब्रिज है उसमें एक AES 256 डाला गया है। दोस्तों ये क्या है? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे किसी भी टाइप से हैकिंग किया ही नहीं जा सकता। चाहे आपके पास सुपर कंप्यूटर आ जाए या आपके पास क्वांटम कंप्यूटर भी आ जाए तो भी आप इसे हैक नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब इसका दोस्तों एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि नॉन हैकेबल है। नॉन हैकेबल मतलब नॉन हैकेबल है, कोई क्वांटम कंप्यूटर भी इसे हैक नहीं कर सकता। ये सारी चीजें आज हमारे सिस्टम का पार्ट बन रही है। तो सोचिए कि यहाँ पर ये सिस्टम कितना लॉन्ग टर्म और कितने खतरनाक विजन के साथ चल रहा है। अगर उसको चाहता कि अपने उसे हैक करने की मतलब हैक किया जा सकता है, तो हम अपने अमाउंट को सिक्योर नहीं करते। बट ये सब चीजें लॉन्च होती है, इसके साथ में आती है। जब हम देखते हैं कि अच्छा इतना ज्यादा सिक्योरिटी लगा हुआ है, तो डेफिनेटली दोस्तों लगता है कि अगर किसी भी अमाउंट में, अगर आप मानिए आपके पास कुछ गोल्ड है, आपके पास कुछ डायमंड्स है, तो आप क्या करेंगे? कहीं भी ऐसे छोड़ देंगे? नहीं, आप उसको इतने सेफ एंड सिक्योर लॉकर में रखेंगे कि आसानी से कोई उसको चुरा ना सके। तो दोस्तों आज हमारे साथ वही चीजें सिनेरियो बन रहा है, वही सारी टेक्नोलॉजी, वही सारा डिजिटल चीजें सिस्टम के साथ इनबिल्ड हो रही है, जिसे फ्यूचर में कोई चुरा ना सके, जिसे फ्यूचर में कोई हैक ना कर सके। किसी टाइप का रैंसिडिटी, किसी टाइप का फ्रॉड रनिंग, किसी टाइप का यहाँ पर DDoS सिस्टम अटैकिंग, ये सारी चीजें यहाँ पर न हो सके। चलिए हम अपने व्हाइट पेपर की कुछ झलक दिखाते हैं दोस्तों। और क्या आप तैयार हैं एक क्रिएटर के कमिटमेंट को पढ़ने के लिए कि क्रिएटर आपसे क्या व्हाइट पेपर में दोस्तों जो लिखा होता है 100% वो चीजें धीरे धीरे करके मार्केट में आती है, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे कि ओरिजिन के क्रिएटर का क्या कमिटमेंट है आपके साथ। क्या आप रेडी हैं? आप रेडी हैं तो कमेंट में यस लिखेंगे दोस्तों। अगर आप रेडी हैं तो यहाँ पर कमेंट में यस लिखेंगे, यस आई एम रेडी, या सीधा रेडी लिखिए अगर आप रेडी हैं तो, कि जो ओरिजिन के क्रिएटर हैं वो आपसे क्या कमिटमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों
हर जूम पर बताया जाता है कि ये व्हाइट पेपर आप पढ़ लो, ये व्हाइट पेपर आप पढ़ लो, ये व्हाइट पेपर रहा ऐसे देखो और आप पढ़ लो, नहीं, ठीक है, लेकिन अगर पढ़ के भी बताया जाए तो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, चलिए हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि जी जी यस रेडी। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ओरिजिन के व्हाइट पेपर में। जैसे ही व्हाइट पेपर ओपन करते हैं तो मैं इसको लाइव ओपन करके दिखाना चाहूंगा एक बार। कहाँ से ओपन करेंगे, यहाँ पर aave.ai है, उसे ओपन करिए एप्लीकेशंस को, चाहे आप गूगल पे टाइप करके ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर सर्च बार आएगा, वहां पर आप LGNS सर्च कर दीजिए। तो ऊपर ही आपको आ जाएगा यहाँ पर LGNS। तो आप यहाँ कर क्या करिए, आप यहाँ पर जो इसका रेट था वो 7.15 था, बट अब थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। मे बी जो अभी सिनेरियो बन रहा है उसके हिसाब से ये 7.5 जा सकता है आज के डेट में। चलिए तो हम डिटेल में चलते हैं, और डिटेल में जाने के बाद दोस्तों ये देखिए होल्डर्स हैं, फॉलोइंग है, डिटेल है। डिटेल में जाने के बाद आप नीचे देखिए यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर ओरिजिनल ऑफिशियल लिंक दिखेगा, जिसमें सेकंड लिंक है ओरिजिन 3 गिटबुक, उसे क्लिक करेंगे। और उसे क्लिक करने के बाद नीचे देखेंगे दोस्तों ओरिजिन, सबसे नीचे ओरिजिन क्रीड्स ऑफ फ्रीडम, ये ओपन करेंगे। तो यहाँ पर क्रिएटर ने आपसे क्या कमेंटमेंट किया है तो वो दिख जाएगा। इसके तीसरे पॉइंट्स को आप देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा दोस्तों कि वी आर स्ट्रिक्टली फुलफिल आवर कमिटमेंट, respected every believer's human right, defend every believer's humans wealth right, respect and development of the social order, and build a new credit systems to move toward the digital contract civilization in a free world। तो दोस्तों आपको आपके साथ क्रिएटर ने ये कमिटमेंट किया है। अब इसी को चलिए हम हिंदी में देखते हैं। चलिए इसी कमिटमेंट को हम यहाँ पर हिंदी में देखते हैं। तो आप देखिए कि क्रिएटर्स का आपके साथ क्या वादा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वेट अ मिनट, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों क्या है, हम अपने वादे को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे, प्रत्येक अनुभवी मानव अधिकारों का सम्मान करेंगे, प्रत्येक अनुभवी के धन संपत्ति की सुरक्षा करेंगे, समाज के कानून और व्यवस्था का पूरा ध्यान रखेंगे, एक नया विश्व आधारित क्रेडिट सिस्टम लाएंगे, दुनिया को डिजिटल अनुबंधित सभ्यता मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल इकोसिस्टम की ओर ले जाएंगे, जहां चीजें इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र हो और ट्रस्टेबल, विश्वास हो, और टेक्नोलॉजी के ऊपर की बात करेंगे। इन सारी चीजों को लेकर के ये इन्होंने आपके साथ ये वादा किया है कि आने वाले समय में ये चीजों को हम बदल देंगे और अपने कमिटमेंट को हम स्ट्रिक्टली फुलफिलमेंट करेंगे। तो ये सारी चीजें जब हमें दोस्तों व्हाइट पेपर में देखने को मिलता है ना, तो थोड़ा सा हमारा जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप होता है। चलिए व्हाइट पेपर का यहाँ पर एक छोटा सा और पार्ट है जहाँ पर लिखा हुआ है प्रिजनर डिलेमा। जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। ओरिजिन क्या चाहता है आपसे, ओरिजिन चाहता है कि आप यहाँ पर आप एक दूसरे के साथ कोरिलेट होकर के चलो, एक दूसरे के साथ मिल करके चलो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक स्टोरी छोटी सी लिखी हुई है कि दो चोर थे और दो चोरों ने चाह के किसी स्टोर को चलते हम थोड़ा सा लूटपाट करते हैं। तो जैसे ही उन्होंने एंट्री किया तो साइड से पुलिस वाला आ गया, उन्होंने पकड़ लिया उसको, और पकड़ने के बाद उन्होंने कहा कि आप चोरी की नियत से वहां जा रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं मैं चोरी नहीं कर रहा था। तो दोनों को ना अलग अलग बैठाया गया और पूछा गया कि आपने चोरी किया या आपने चोरी किया। ए और बी से दोनों पूछा गया। ए से बोला गया कि अगर आप बता देते हो कि बी ने चोरी किया, अगर आप कबूल कर लेते हो तो आपको 4 साल कम सजा होगी, उसको 12 साल की सजा हो जाएगी, 12 महीने की हो जाएगी। तो वही चीज सेम क्वेश्चन दूसरे को दिया जाता है, सेम अपॉर्चुनिटी दूसरे को भी दी जाती है। तो दोनों चाहते हैं कि अगर मैं बता दूंगा तो मेरी सजा तो कम हो जाएगी, लेकिन अगला फंस जाएगा। अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी लालच आता और दोनों के दोनों लोग बताते तो होता क्या, ये होता कि दोनों को सजा मिलती 8-8 महीने की। लेकिन सबसे अच्छा क्या था, कोऑर्डिनेशंस। अगर दोनों के दोनों ही चुप हो जाते, कोई किसी को नहीं बताता, तो केवल क्या लगता, तो उनपे केवल एक एक्ट लगता जिसको बोलते हैं क्या, ट्रेसपैसिंग का मतलब होता है किसी की प्रॉपर्टी में आप इलीगली रूप से एंट्री कर जाओ। जैसे किसी का घर है, आप बिना परमिशंस के एंट्री कर जाओ,
ठीक है, और कुछ चीजें उठाने स्टार्ट कर दो तो वो आपके ऊपर ट्रेसपैसिंग का केस लगा सकता है, जहां पर बिना परमिशन के किसी के घर में एंट्री कर रहे हैं। तो उसी के लिए केवल उन्हें 1 महीने की सजा मिली, अदरवाइज उन्हें किसी टाइप का चोर का उनके ऊपर चोरी का कोई इल्जाम नहीं लगा। तो ये हुआ क्यों? कोऑर्डिनेशन से, कोऑपरेशन से। तो ओरिजिन बोलता है कि आप कोऑपरेट करके चलो एक दूसरे के साथ में, अपना ही फायदा मत देखो। आप डाउन लाइन अपलाइन जो भी आपके साथ हैं उनके साथ यहाँ पे आप मिल के चलो, वो इक्वेलिटी की बात करता है। सो दोस्तों आगे हम चलते हैं। ओरिजिन के व्हाइट पेपर में एक जगह और लिखा हुआ है कि एलजीएनएस यू होल्ड अ बेटर बीटीसी। वो बोलता है, क्रिएटर बोलता है कि द पार्टिसिपेंट we do not need people who sell the BTC 50,000 and repurchases of its 3,000। बोलता है कि मैं ऐसे पर्सन को नहीं पसंद करता जो 50,000 का बीटीसी 50,000 रेट हो तो बेच दे और फिर 30,000 हो तो उसको खरीद ले। मैं ऐसे पर्सन को नहीं पसंद करता, मैं उस पर्सन को पसंद करता हूँ जो एलजीएनएस को होल्ड करता है, बिकॉज एलजीएनएस यू होल्ड इज अ बेटर बीटीसी। तो ये सारी चीजें लिखा है दोस्तों, क्योंकि हमारा एक एलजीएनएस भी कुछ समय के बाद 5-10 सालों के बाद वो अमाउंट देने की कैपेसिटी रखता है, अगर हम यहाँ से बिलीव के साथ में उस अमाउंट में अपने एक कॉइन को भी रखते हैं। चलिए कुछ चीजों को यहाँ पर और फटाफट में डिस्कस करना चाहूंगा कि यहाँ पर एक और चीजें लिखी गई दोस्तों, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि एपीवाई क्या है? एनुअल पर यील्ड, जो आपको साल में रिटर्न देता है। उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता है, ठीक है, ऊपर नीचे होती हैं चीजें। तो एपीवाई के बारे में क्या लिखा हुआ है कि एपीवाई इज अ इनवर्स मेजर ऑफ ओरिजिन हेल्थ। दोस्तों ओरिजिन के हेल्थ के इनवर्सली है। बोल रहा है कि when origin is doing well the APY will be lower। ये इनवर्सली है दोस्तों, मतलब ओरिजिन जब कुछ अच्छा करेगा तो एपीवाई कम होगा, ओरिजिन जब नॉर्मली रहेगा तो उसका एपीवाई बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दो चीजें होती है, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हम चलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल के एग्जांपल की तरफ। तो दोस्तों अगर सोचिए कि जितना ज्यादा आप हीट देंगे उतना ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना कम हीट देंगे उतना कम टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल जस्ट उल्टा होता है, ये होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा, ऐसा होता है। एक एग्जांपल है फिजिक्स का, आपने सुना होगा कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। मैं यहां पर देखेंगे तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया कम हो जाएगा, एरिया अगर कम रहेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अगर दोस्तों एरिया के रिगार्डिंग में ले रहा हूं, एरिया कम रहेगा तो प्रेशर बढ़ेगा और एरिया ज्यादा रहेगा तो प्रेशर कम बनेगा। चलिए एग्जांपल हम लेते हैं। आज हम एग्जांपल यहाँ पर दे करके समझाते हैं दोस्तों कि आप देखिए यहाँ पर ट्रक वगैरह जो होते हैं तो उनके चक्के ज्यादा होते हैं। क्या रीजन है बढ़ाने का? दो चक्कों पे भी चल सकते हैं, नहीं। जब नीचे देखिए ये अभी सिंपल एरिया, लेकिन जब ये इसी में टायर को और ऐड कर देते हैं ना तो इसका एरिया बढ़ जाता है। जब एरिया बढ़ जाता है तो अपने आप प्रेशर इस पे कम बढ़ जाता है, जो भी लोड हो उसका प्रेशर कम हो जाता है। चाकू को देखिए, चाकू का जो सबसे निचले वाला भाग होता है वो बहुत ही शार्प होता है, तो एरिया वहां पर कम हो जाता है और प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इसे बोलते हैं इनवर्सली, और फोर्स उस पर कम लगता है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो हमें समझना पड़ेगा कि ओरिजिन का जो एपीवाई है, एपीवाई, वो इनवर्सली है किसके? ओरिजिन हेल्थ के। ओरिजिन हेल्थ के इनवर्सली है कि एपीवाई बढ़ेगा तो ओरिजिन कम हेल्थ होगा और एपीवाई जब घटेगा तो ओरिजिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये सारी चीजें पहले ही यहाँ पर लिख दी गई है। समय भी ज्यादा हो रहा है, मैं छोटी सी चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो दोस्तों क्रिएटर ने आपके सामने सारी की सारी चीजें रख दी है। अब मैं इस इमेज को दिखा रहा हूं, आप इस इमेज को देखिए और समझिए कि एक, मान लीजिए एक लड़का है यहाँ पर, कोई भी घर में किसी भी फैमिली का कोई भी लड़का हो दोस्तों, चाहे वो बात करें, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल हो। वेट अ मिनट। ओके, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, आपने हर बार देखा है कि वो किससे अटैच होता है? वो अपने मदर से ज्यादा अटैच होता है। चाहे वो लड़का हो तो भी मदर से अटैच होगा, चाहे वो लड़की हो तो भी वो भी मदर से ही अटैच होती है। फादर को लोग थोड़ा सा डिसलाइक करते हैं,
उसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों, उसके पीछे का क्या रीजन है, आज हम उसको समझेंगे। तो उसके पीछे का क्या रीजन है, ऐसा क्यों होता है कि जो सन या डॉटर होते हैं वो मदर से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और फादर से कम। दोस्तों हमारा सेशन एंड होने वाला है और मैं कुछ अच्छी चीजों को आपको बता करके, हमारे आज क्या हो रहा है कि हम आज यहाँ पर लोगों को बता रहे, समझा रहे, व्हाइट पेपर बता रहे हैं, बट लोग हमसे कनेक्ट हो रहे हैं और कुछ समय के बाद वो यहाँ किसी अदर प्रोजेक्ट में चले जा रहे हैं। उसके पीछे की रीजन क्या है कि आप समझा नहीं पा रहे हैं या बता नहीं पा रहे हैं, और या लोग समझने के तैयार नहीं है। और दोस्तों जो नहीं समझता तो आप मत समझिए कि हमने कोई गलती की, हो सकता है उनकी कैपेसिटी नहीं है इन सारी चीजों को समझने की। तो मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी बॉयज या गर्ल हो, कोई भी बॉयज या फिर गर्ल हो, वो किसके साथ अटैच होते हैं, अपने मदर के साथ। रीजन क्या है दोस्तों पता है, कि जो मदर होती है ना वो कनेक्ट करती है, अपने बच्चों को कनेक्ट करती हैं। वही जो फादर होता है ना वो क्या करता है, वो करेक्ट करता है। तो जहां पर कनेक्टिविटी ज्यादा होती है वो सिस्टम लॉन्ग टर्म चलता है। जब अगर करेक्ट करते हैं तो लोग ना दूर हटने लगते हैं, दूर जाने लगते हैं। स्टूडेंट, टीचर कभी भी किसी स्टूडेंट को नहीं पसंद होता, क्यों? क्योंकि वो करेक्ट करना चाहता है, ठीक है, क्या करना चाहता है, वो करेक्ट करना चाहता है आपको, इसीलिए आप कभी उससे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। वहीं आपके दोस्त क्या करते हैं, आपके दोस्त आपको कभी जिंदगी में करेक्ट नहीं करेंगे, बस आपसे कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, आपके साथ घूमेंगे, आपके साथ खाए पिएंगे, ठीक है, कनेक्ट करेंगे। तो आप कनेक्ट करके आप उनके साथ 20-25 साल की जिंदगी बिता लेते हैं। वहीं टीचर क्या करता है, आपको करेक्ट करने की कोशिश करता है, इसलिए आप ना थोड़ा उससे दूरी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज इस सिस्टम में वही चीजें हैं, आप अपने लोग को कनेक्ट करने के साथ, करेक्ट करने के साथ साथ कनेक्ट भी करिए। आप प्लान दिखाते हैं, आप लोगों को बताते हैं, व्हाइट पेपर दिखाते हैं और दूसरे दिन बोलते हैं चलिए आप भी बताइए, उनको पर थोड़ा सा प्रभाव देते हैं। नहीं, आपको साथ कनेक्टिविटी का माहौल होना चाहिए, C+C का यहाँ होना चाहिए, मतलब कनेक्ट प्लस करेक्ट का होना चाहिए, जिसमें करेक्ट का रेशियो कनेक्ट से कम होना चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो दोस्तों 100% सक्सेसफुल आप हो सकते हैं। और एट लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी सिस्टम में काम करें तो जिसमें आप लोगों को 40% करेक्ट करिए, लेकिन 60% आप कनेक्ट करिए। अगर ये आप करते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आप वहां पर 100% आपको सक्सेस मिलेगी इस टाइप के फील्ड में। सो आई होप आज का सेशन काफी लंबा हो गया, बट हमारे साथ यहाँ पर 600 पार्टिसिपेंट थे और उन 600 पार्टिसिपेंट्स में हम यहाँ पर राय जानना चाहेंगे कि आज का सेशन कैसा लगा, कुछ चीजें सीखने को मिली, समझने को मिली। क्योंकि दोस्तों अगर आप छोटे छोटे अमाउंट में, छोटे छोटे पार्ट में आप सीखते हैं, ये व्हाइट पेपर आपको कई बार बताया जाएगा, लेकिन एक दिन आपको चीजें समझ में आ ही जाएंगी, ठीक है।